दोस्तों, दुनिया में इतिहास का सबसे भयानक और सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। हालात ये हैं कि इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट हो गए हैं, होर्मुज से दुनिया की सांसें अटक गई हैं और खासकर एशिया में एनर्जी प्रोडक्शन कोरोना के बाद से अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि ऐसा संकट एनर्जी क्राइसिस को लेकर इससे पहले कोविड के टाइम पर आया था, जब पूरी दुनिया थम गई थी, और अब एक बार फिर वैसा ही संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान अमेरिका की जंग का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA का बयान सामने आ चुका है और उनके प्रमुख ने इस बात को कहा है कि ईरान जंग ने इतिहास की सबसे भयानक ऊर्जा संकट को जन्म दे दिया है। खबर देखिए, रॉयटर्स के हवाले से लिखा गया है, वॉर इन ईरान इज कॉजिंग बिगेस्ट एनर्जी क्राइसिस इन हिस्ट्री, IEA सेज। यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ईरान जंग पूरी दुनिया में सबसे भयानक और सबसे बड़ा एनर्जी संकट पैदा कर रही है। IEA के प्रमुख ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा टकराव दुनिया के सामने अब तक का सबसे बुरा ऊर्जा संकट खड़ा कर रहा है। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि ये सचमुच इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। उन्होंने आगे बताया कि यह संकट पहले से ही बहुत बड़ा है, और खासकर अगर आप इसमें रूस के साथ चल रहे पेट्रोल और गैस संकट के असर को जोड़ दें तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाता है। फार्स न्यूज ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने चेतावनी दी है और कहा है कि एशिया में ऊर्जा संकट में भयानक तेजी आई, होर्मुज स्ट्रेट में लगातार रुकावटें जारी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों की वजह से एशिया में ऊर्जा संकट एक नए और चिंताजनक दौर में पहुंच चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 महीनों में एशिया का ऊर्जा उत्पादन 70% तक कम हो चुका है। यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन 70% तक कम हो गया है, और इस क्षेत्र की रिफाइनरियों की स्थिति कोविड-19 महामारी के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। एशिया में रिफाइनिंग संकट और भी ज्यादा गहराएगा, क्योंकि इस महाद्वीप की रिफाइनरियों की वैश्विक रिफाइनिंग में करीब 38% की हिस्सेदारी है। यानी कि अगर हम ग्लोबल रिफाइनिंग की बात करें, पूरी दुनिया में जहां जहां पर कच्चे तेल को रिफाइन करके अलग अलग चीजों में बदला जाता है, उसमें एशिया की हिस्सेदारी करीब 38% की है, और यहाँ पर प्रोडक्शन करीब 70% तक कम हो चुका है। जिसका मतलब ये है कि ये संकट सिर्फ एशिया के देशों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया में एशिया से तेल रिफाइन होकर अलग अलग जगहों पर जाता है, और एशिया तक पहुंचने के लिए कच्चे तेल को होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता अपनाना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे जरूरी तेल गैस का रास्ता है। खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब, इराक, ईरान, UAE जैसे देशों से निकलने वाला लगभग 20% ग्लोबल ऑयल और तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष की वजह से इस रास्ते में लगातार रुकावटें आ रही हैं। कभी ये बंद हो जाता है, कभी खुलता रहता है, फिर बंद हो जाता है, फिर माइंस बिछा दी जाती हैं, टैंकरों पर खतरा होता है, टैंकरों को जब्त किया जा रहा है। और मौजूदा वक्त में तो अमेरिका के करीब 21 युद्धपोत पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में हैं, और 7-8 से तो ज्यादा सिर्फ और सिर्फ होर्मुज और ओमान की खाड़ी में बिछाए गए हैं, ओमान सागर और अरब सागर में बिछाए गए हैं। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की नाकाबंदी होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ी है, और इसी वजह से तेल गैस का संकट और ज्यादा है, क्योंकि जब तक अमेरिका नहीं हटेगा तब तक ईरान पीछे नहीं हटेगा, और जब तक ईरान पीछे नहीं हटेगा होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा, और यहाँ से तेलों की आवाजाही नहीं हो पाएगी। नतीजा ये है कि खाड़ी से तेल गैस एशिया तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। मौजूदा वक्त में तो ना के बराबर है। एशिया में खासकर चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर इलाका है। इन देशों को खाड़ी का तेल होर्मुज के रास्ते ही आता है। चीन के लिए तो करीब ये 40 से 50% तक है, और भारत के लिए भी बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। पिछले 2 महीनों में तेल की सप्लाई रुकने से एशिया का एनर्जी प्रोसेसिंग 70% तक कम हो चुका है। रिफाइनिंग, जिनमें कि कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदला जाता है, ये बहुत कम हो गया है। उनकी क्षमता उपयोग यानी कि यूटिलाइजेशन रेट कोविड-19 महामारी के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि कच्चे तेल को यूटिलाइज करके अलग अलग चीजों में बदला नहीं जा रहा है, क्योंकि कच्चा तेल ही नहीं पहुंच पा रहा है, और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। उदाहरण के लिए अगर बताया तो सिंगापुर में सामान्य रूप से ये 70% से घटकर 50% से भी नीचे आ गया है, और जापान, कोरिया की बात करें तो 65 से 68% तक की जो गिरावट है वो इसमें आ चुकी है।
प्रोसेसिंग में आ चुकी है। एशिया की रिफाइनिंग दुनिया की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 38% हिस्सा है। मतलब अगर ये रुकेंगी या कम चलेंगी तो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल आदि की कमी हो सकती है। कुछ वक्त पहले ही खबर आई थी कि लुफ्थांसा में करीब 20,000 फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। वो फ्लाइट्स उड़ नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि जेट फ्यूल नहीं बचा है। जेट फ्यूल की कमी आ चुकी है, जिस वजह से फ्लाइट्स रुक रही हैं और आवाजाही नहीं होगी तो एक जगह से दूसरी जगह इंसान कैसे जाएगा, अपना व्यापार कैसे करेगा, अपना काम कैसे करेगा। स्थिति बिल्कुल लॉकडाउन के जैसी हो जाएगी। तेल महंगा हो रहा है। कुछ जगहों पर तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। एशिया में ईंधन की कमी बढ़ी है, जिस वजह से फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, बिजली का उत्पादन, उड़ानें, ये सब कुछ प्रभावित हो रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि खाने का संकट भी जुड़ सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और ट्रांसपोर्ट महंगे हो रहे हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं हो पाएंगे इन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, जिसका मतलब यह है कि खाने के दाम, महंगाई और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। भारत जैसे देशों पर खास असर, क्योंकि हमारा बड़ा तेल इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। दिक्कत सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, क्योंकि एशिया ग्लोबल रिफाइनिंग का बड़ा हिस्सा है। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने इमरजेंसी एनर्जी प्लान पेश कर दिया है। यूरोपियन यूनियन दूसरी बार ऐसी क्राइसिस का सामना कर रहा है। इससे पहले जब 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग हो रही थी, उस वक्त भी उन्हें एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि गैस का बहुत बड़ा इंपोर्ट वो रशिया से ही करते हैं। यूरोप के अलग अलग इलाकों में अलग अलग ट्रीटीज के जरिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तेल और गैस इंपोर्ट होते रहते थे और यूक्रेन से वॉर की वजह से वो ठप पड़ गया। अब मौजूदा वक्त में ईरान जंग की वजह से वो ठप पड़ चुका है। इस वजह से अब इससे निपटने के लिए वो नेचुरल गैस पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। गैसोलीन, डीजल और जेट ईंधन की आपूर्ति में तालमेल बिठाने और रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता की स्थापना में तेजी लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का एहसास हो गया है कि विदेशी तेल पर निर्भरता से उनकी मुश्किल बढ़ रही है और लगातार यूरोपीय देश इस बात पर अग्री हो रहे हैं कि हमें अब आत्मनिर्भर होना होगा, यानी कि हमें खुद से ही खुद को देखना पड़ेगा। हम विदेश पर या फिर दूसरी कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते, और चाहे वो कंट्रीज कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उन पर तो खास कर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ये बात भी अब यूरोप कह रहा है। लंबे समय के लिए ईयू का प्लान है कि विदेशी गैस तेल पर कम निर्भर रहें। इसके बजाय अपने ही देश में बनी साफ सुथरी ऊर्जा जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी पर ज़्यादा जोर दिया जाए। बिजली के नेटवर्क को मजबूत किया जाए, पुरानी सौर पवन परियोजनाओं को अपग्रेड किया जाए और अर्थव्यवस्था को बिजली पर ज़्यादा चलाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे संकट कम आए। अमेरिका का ईरान पर हमला पूरी दुनिया को होर्मुज में डुबा रहा है, क्योंकि इस एक जगह के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में इतिहास का सबसे भयानक, सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है। और अगर आने वाले कुछ दिनों में होर्मुज नहीं खुलता है तो ये क्राइसिस और बड़े लेवल पर चला जाएगा, जिसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया ठप पड़ सकती है इस एक जगह के बंद होने से। अब फैसला अमेरिका को करना है, ईरान को करना है कि आखिर वो इन सब चीज़ों से कैसे निपटते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।